हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। और ये जो क्लास है ये बॉटनी की क्लास है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़रूरी है। जितने बच्चे एफसीआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनका डिस्कशन करते हैं और वो क्वेश्चन आपके एग्जाम से काफ़ी इंपॉर्टेंट या एग्जाम में आने लायक होते हैं। लेकिन अगर आपको पूरी अच्छी तरीके से तैयारी करनी है तो आपके लिए जो बैचेस हमारे पास अवेलेबल हैं वो बैचेस, देखो बात ये है कि जो इंट्रक्शन रहता है वो इंट्रक्शन पेड बैच में अच्छा हो पाता है, क्योंकि आज एक पहली क्लास हुई भी थी, है ना, वहाँ का एक्सपीरियंस भी धीरे धीरे आ रहा है, ताकि आपको वो इंट्रक्शन काफ़ी अच्छे को करने को मिलेगा और साथ साथ आपके डाउट्स वगैरह भी वहीं पर सॉल्व होते हैं। तो पेड बैच में इसलिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। ओके, उन बैचेस को लेने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, आपको जो ऐप डाउनलोड करते हो, ऐप में जब जैसे ही एग्रीकल्चर या एफसीआई के सेक्शन में जाओगे वहां पर आपको बैचेस दिखा देगा। आपको दो बैचेस मिलते हैं। एक बैचेस होता है एफसीआई कैटेगरी सेकंड एंड थर्ड का, जिसमें कि जब जब आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे Y612A, क्या Y612A, जैसे Y612 अप्लाई करते हैं आपको 80% का डिस्काउंट मिलेगा और ये कोर्स आपको मैनेजर प्लस AG3 दोनों का 3900 रुपए के आसपास मिल जाएगा। ऐप से अगर यूज करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। दूसरा जो बैच अवेलेबल है वो है एफसीआई AG3 ओनली, यानी कि ओनली AG3 टेक्निकल का है। इसमें क्या है, ये बैच आपको Y612 Y612A अप्लाई करने के बाद 3500 रुपए का मिलता है। तो ये काफी अफोर्डेबल प्राइस में बैच रखा हुआ है और आपकी तैयारी को एक नई दिशा देते हैं आपके बैचेस। तो बिल्कुल ज्वाइन करिए और आपसे आपकी क्लास में मिलते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करिए। नेम द कंट्रोल सेंटर ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। कौन सा सेल ऑर्गेनेली ऐसी होती है जो पूरी यूकैरियोटिक सेल को कंट्रोल करती है, या हम लोग बोल देते हैं कि ये क्या है, कंट्रोलर ऑफ द सेल है। ठीक है, ये बहुत लोग इसे माइंड ऑफ द सेल बोल देते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो आपका माइंड होता है वही कंट्रोल करता है। तो जनरली लोग बोल देते हैं कि सेल के अंदर जो पूरी सेल को कंट्रोल करता है वो कौन होता है। ठीक है, तो माइंड ऑफ द सेल बोल सकते हो या कंट्रोलर ऑफ द यूकैरियोटिक सेल बोल दो तो क्या बोलते हैं बताइए। न्यूक्लियस होता है, राइबोसोम्स होता है, साइटोप्लाज्म होता है या गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है। ओके, तो फटाफट से इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि सर राइबोसोम्स क्या करता है, प्रोटीन वगैरह बनाता है, तो एक तरीके से कंट्रोलर तो नहीं है, लेकिन हाँ ये आपकी बॉडी को बिल्डअप करने का काम तो करता ही है। अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करेंगे तो सर देखिए ये ज्यादातर प्लांट्स में ही पाया जाता है, ये मेनली सॉरी साइटोप्लाज्म नहीं, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। साइटोप्लाज्म की बात करेंगे तो ये जो कोशिका होती है, जो सेल होती है, उस सेल के अंदर पूरा जो लिक्विड भरा रहता है उस लिक्विड को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो कहीं भी कंट्रोलर की भूमिका तो नहीं निभा रहा है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो हमने क्या बताया था कि जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ये क्या कर रहा है, ये पूरे स्ट्रक्चर को या पूरी उस बॉडी को एक तरीके से पैकेजिंग करने का काम करता है, यानी कि जो कोई भी मटेरियल है वो मटेरियल को पैकेजिंग करने का काम कौन कर रहा है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और आपके लाइसोसोम्स वगैरह, ये मिलकर चीजों को अच्छे से वर्क करते हैं। तो यहाँ पर क्या आंसर सही रहेगा आपका, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, ये कंट्रोलर ऑफ द सेल है। ठीक है, पूरी सेल को कंट्रोल करने का काम करता है। अब देखो अगर न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस की जो खोज की थी, जो डिस्कवरी की थी, वो एक साइंटिस्ट है जो काफी इंपॉर्टेंट है। एक साइंटिस्ट है जो काफी इंपॉर्टेंट है जिनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन साहब ने इसकी डिस्कवरी की थी, इसकी खोज की थी। ठीक है, याद रखिएगा। साथ साथ जो न्यूक्लियस होता है ये कैसा होता है, हल्का सा आप देखो। अगर हम यहां पर एक स्ट्रक्चर बनाए हैं, ठीक है, हालांकि ये स्ट्रक्चर ज्यादा सही नहीं, सही बिल्कुल देखो सही स्ट्रक्चर कैसा है, कुछ इस तरीके का आपका ये स्ट्रक्चर, इस टाइप का कुछ आपको स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लियस का। ये आपकी इसकी आउटर मेम्ब्रेन, ये है इसकी इनर मेम्ब्रेन, और जो बीच वाला स्थान है इसे बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ओके, और इसके अंदर बहुत से ऐसे थ्रेड पड़े रहते हैं, बहुत से ऐसे थ्रेड पड़े रहते हैं जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन थ्रेड बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन थ्रेड बोल देते हैं। और इसी के अंदर एक छोटी प्यारी सी, ठीक है, जो इस पूरे केंद्र को एक तरीके से कंट्रोल कर लेती है, वो स्ट्रक्चर क्या होता है, न्यूक्लियोलस होती है, यानी कि केंद्रिका होती है। क्या होती है, केंद्रिका, या फिर हम लोग क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोलस होती है। ठीक, और इस केंद्रिका के अंदर ही आपके राइबोसोम्स वगैरह तेजी से सिंथेसाइज होते हैं। तो सिंथेसाइज केंद्रिका ही करती है। ठीक है, और एक जो क्रोमेटिन थ्रेड होते हैं
इनके ऊपर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं जिन्हें हम लोग क्वाइट्स बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाइट्स बोल देते हैं। अच्छा, थैलाक्वाइट्स बोल देते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमने क्या बात की, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये कैसा डबल मेम्ब्रेनस है। कैसा है? डबल मेम्ब्रेनस है। और ये पूरी बॉडी को, या पूरी बॉडी को नहीं, पूरी सेल को एक तरीके से कंट्रोल करने का काम करता है। और इस न्यूक्लियस के ऊपर जो एक पूरी जाली जैसा स्ट्रक्चर लगा होता है जिसे हम लोग अंतःपृथ्वी जालिका बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? अंतःपृथ्वी जालिका बोल देते हैं। और इसी जालिका जो है, इस पर आपके राइबोसोम वगैरह स्ट्रक्चर भी अपेयर्स होते हैं, सिंथेसाइज यहाँ हो जाता है, यहाँ पर अपेयर्स दिखाई देते हैं जो प्रोटीन का सिंथेसिस कर देते हैं। तो बेसिकली हमें क्या सीखना है कि जो पूरा केंद्रक होता है वो उस केंद्रक का वो केंद्रक करता क्या है, ये पूरी सेल को धीरे धीरे कंट्रोल करने का काम करता है। क्या करता है? सेल को कंट्रोल करने का वर्क करता है। सेल को कंट्रोल करने का वर्क कौन करेगा? ये वो आपका न्यूक्लियस करेगा। और इसीलिए इसे हम लोग माइंड ऑफ दिस सेल बोल देते हैं, सेल का माइंड बोल देते हैं। ठीक, जिसके अंदर इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ये डबल मेम्ब्रेनस होता है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय, न्यूक्लियस जो है अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव भरा रहता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। भाई, जो सेल के अंदर होता है उसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं, है ना। और न्यूक्लियस के अंदर जो होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। कोश के आपकी जो एक तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसके अंदर मैट्रिक्स भरा होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो भरा रहता है उसे स्ट्रोमा बोलते हैं। तो ऐसे फैक्ट है, इनको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। बताइए, द न्यूक्लियोलस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय, किसके द्वारा? प्रोटोप्लाज्म के द्वारा, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा, सेल वॉल के द्वारा, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा। बताइए, जो आपका न्यूक्लियस होता है वो किससे सेपरेट किया जाता है? ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब सिंपल सी बात है, जो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया, भाई एक बात बताओ, ये पूरी क्या है? ये पूरी कोशिका है। ठीक है, पूरी कोशिका है। अब इस कोशिका के अंदर ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस जो है ये पूरा कोशिका द्रव भरा हुआ है, इसके अंदर न्यूक्लियस द्रव भरा हुआ है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म भरा हुआ है। अब ये न्यूक्लियस जो है, सॉरी न्यूक्लियस बोले, ये न्यूक्लियस जो है यानी कि पूरा न्यूक्लियस किससे साइटोप्लाज्म में अलग कर रहा है? तो इसके ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल देते हैं। वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही इसको सेपरेट करने का काम करती है। ठीक है, तो एग्जैक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। अब देखो, ये पता आपको पता लगा जी, फटाक से इसका आंसर दो, एकदम स्पष्ट तरीके से सब लोग इसका आंसर दो, है ना। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि अगर आपको सिस्टमेटिक तैयारी करनी तब आपके लिए बैच अवेलेबल है एफसीआई के, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उस समय उसके लिए आपका हैवी डिस्काउंट भी है Y612। तो अगर आपको सिस्टमेटिक तैयारी करनी तो आपके लिए बैचेस आपको लेना काफी जरूरी रहता है। चलिए बताइए, हु डिस्कवर्ड दिस न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? सटन एंड बोवरी ने की थी, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, हॉफ मिस्टर ने की थी, या आप में से, अच्छा 4 ऑप्शन। ठीक, बताइए किसने जो है सबसे पहले न्यूक्लियस की खोज की थी? तो एकदम सही आंसर इसका क्या है? रॉबर्ट ब्राउन। आप सबको पता भी है। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। बताइए, द टर्म क्रोमोसोम्स वाज क्वाइंड बाय, टर्म जो है क्रोमोसोम्स किसने क्वाइंड किया? बताओ, क्रोमोसोम टर्म किसने क्वाइंड किया? फटाफट से आंसर दिया करो, थोड़ा स्पीड में आंसर दिया करो, जैसे आपको क्वेश्चन दिखाई देता है आपके आंसर फटाक से आने चाहिए। ठीक है, जैसे आपका क्वेश्चन दिखाई देता है आपको तेजी से आंसर्स आने चाहिए। ठीक है, जिससे कि और क्वेश्चन भी फास्ट तरीके से करवा सकें। ठीक, बताइए, जो टर्म न्यूक्लियस है वो जो टर्म क्रोमोसोम्स है वो किसने क्वाइंड किया? अब देखो, क्रोमोसोम्स का मतलब क्या होता है? जो पूरे केंद्रक के अंदर या पूरी सेल के अंदर जो फैला हुआ स्ट्रक्चर है वो क्या है? क्रोमोसोम्स है। अब आप कहोगे सर इस क्रोमोसोम्स को सबसे पहले खोजा किसने? तो खोजा तो स्ट्रासबर्गर ने था। किसने? स्ट्रासबर्गर ने। अब पहली बात तो स्ट्रासबर्गर ऑप्शन में ही नहीं है। दूसरी चीज यहाँ लिखा है टर्म किसने खोजा, तो टर्म खोजा था बेटा वाल्डियर साहब ने। किसने? वाल्डियर। इसको डिस्कवर किसने किया था? स्ट्रासबर्गर ने किया था। लेकिन इसको जो टर्म क्वाइंड किया था वो किसने क्वाइंड किया था? वो वाल्डियर साहब ने किया था। ठीक है, किसने किया था बेटा? वाल्डियर साहब ने। तो ये बार बार नाम बोल रहे हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू फ्रूट, इनमें से कौन सा ट्रू फ्रूट नहीं है? देखो बेटा, बॉटनी में आपको बॉटनी में ये भी याद रखना पड़ेगा कैसे कैसे फ्रूट्स बनते हैं, कैसे कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। ओके, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने आपको कई बार हॉर्टिकल्चर की जो रात को 8 बजे क्लास होती है, आज भी आपकी क्लास है, उसको अपलोड हमने करवा दिया, उसको देख लीजिएगा। 8 बजे आपकी क्लास आपके सामने आ जाएगी।
तो ये सभी क्लासेस आपके लिए बॉटनी के दृष्टिकोण से हो जाएंगे, क्योंकि बॉटनी का मतलब क्या होता है, प्लांट्स के बारे में स्टडी करना, है ना। तो प्लांट्स चाहे वो आपकी हॉर्टिकल्चर चाहे एग्रोनॉमी हो, इनमें सब होते तो प्लांट्स ही हैं, और इन पूरी प्लांट की स्टडी हम लोग किसमें करते हैं, बॉटनी में करते हैं। तो आपने अगर प्रीवियस पेपर देखे हो तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको लगेंगे हॉर्टिकल्चर के हैं, लेकिन भैया जी है तो प्लांट ही, तो इसलिए वो बॉटनी के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं, इसीलिए मैं सब्जेक्ट आपको पढ़ा भी रहा हूँ। बताइए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू फ्रूट, इनमें से कौन सा ट्रू फ्रूट नहीं होता है। आपके सामने ऑप्शन है, तो आप जानते हो कि भैया असत्य फल किसे बोलते हैं, एप्पल को बोलते हैं, ठीक है। एप्पल को क्या बोलते हैं, असत्य फल बोलते हैं। बाकी देखो बॉटनी के दृष्टिकोण से एप्पल से एक क्वेश्चन बनता है, एक या दो क्वेश्चन बनते हैं। वो क्या बनते हैं कि देखिए एप्पल का जो इडिबल पोर्शन है वो क्या होता है, वो होता है पुष्पासन। क्या होता है बेटा, पुष्पासन होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, थैलेमस बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, थैलेमस बोलते हैं। और इसका टाइप ऑफ फ्रूट क्या होता है, तो वो होता है सेबिया यानी कि पोम। टाइप ऑफ फ्रूट क्या होता है, सेबिया यानी कि पोम होता है, ठीक। आगे देखो ग्रेप, ग्रेप अगर बॉटनी के दृष्टिकोण से बात करें तो इसका फ्रूट का टाइप क्या होता है, बेरी होता है, इतना याद रखिएगा। क्या होता है बच्चा, बेरी होता है। डेट की बात करेंगे तो डेट का भी बेरी बोलते हैं बॉटनी के लिए। हॉर्टिकल्चर में आप इसको कहीं कहीं ड्रुप देखते हो, कहीं कहीं ये देखते हो, पर बॉटनी में एकदम याद रखना कि डेट क्या होता है, बेरी होता है, ठीक। तो डोंट वरी ना, बॉटनी की क्लास है। एप्पल की बात करें तो पोम हो ही गया, ठीक है। प्लम वगैरह क्या होता है, ये पीच जो होता है, ये पीच नहीं, हाँ पीच प्लम, ये आपके ड्रुप्स में जाते हैं, ओके। तो यहाँ तक कहानी क्लियर है, बढ़ो आगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, इनमें से कौन सा प्रोटीन का अच्छा सोर्स होता है। अब देखो ये क्वेश्चन आपने कभी ना कभी, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आज जो मैं आपको करवा रहा हूँ ये जनरल बॉटनी के क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, पर आपको ये क्वेश्चन आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हाँ सरल क्वेश्चन भी आपको सही करने हैं, ठीक है। सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा किसमें पाई जाती है, आपको सबको आंसर पता होना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन बताइएगा इसका आंसर, हाँ बताओ भाई, ठीक है। एक एक बच्चे का आंसर आना चाहिए, क्योंकि स्पीड में जब बताओगे तो स्पीड में आंसर आता जाएगा, ओके। हाँ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सोयाबीन। क्या हो जाएगा बच्चा, सोयाबीन। तो सोयाबीन जो है इसके अंदर कितना 42% तक, 40 से 42% तक क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। अच्छा एक व्यक्ति को जनरली 60 से 70 ग्राम प्रोटीन खानी चाहिए, हालांकि जो हष्ट पुष्ट व्यक्ति है उसे 40 से 70 ग्राम या 60 से 70 ग्राम तक प्रोटीन खानी चाहिए। इसके अलावा ब्लैक ग्राम की बात करेंगे, ब्लैक ग्राम के अंदर जो प्रोटीन होती है अप्रॉक्स 24 से 25% तक होती है। पिजन पी के अंदर कितनी होती है, 23 से 26% तक होती है। मटर के अंदर कितनी होती है, तो 21 से 23% तक होती है। ये क्या है, आपके प्रोटीन परसेंटेज है। सोयाबीन के अंदर 40 से 42% तक होती है, ठीक है। ये सभी क्या है, प्रोटीन परसेंटेज है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा जो प्रोटीन पाई जाती है वो सोयाबीन के अंदर पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा कभी कभार बॉटनी में पूछ लेता है कि बताइएगा कि राइस के अंदर कितनी प्रोटीन होती है और वीट के अंदर कितनी होती है। तो राइस के अंदर बेटा 7% तक प्रोटीन होती है और वीट के अंदर 10 से 12% तक प्रोटीन होती है, ठीक है। कभी कभी ये पूछता है कि वीट में कौन सी प्रोटीन होती है, तो ग्लूटीन प्रोटीन होती है। कौन सी, ग्लूटीन प्रोटीन होती है, ठीक। इतनी बात याद रखिएगा। ये चीजें आपको अगर आपने एग्रीकल्चर सही से पढ़ी तो आपको ये पता भी होगा, कहीं कहीं कोई मुश्किल भी नहीं लगेगा, है ना। आई होप ये चीज क्लियर होगी। आगे बढ़े, चलो। हु इज द फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी के पिताजी कौन है। आपके सामने ऑप्शन है, स्टीफन हेल्स, प्रिस्टले, इंजनहॉस या सैच। बताइए, हु इज द फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, स्टीफन हेल्स, प्रिस्टले, इंजनहॉस या सैच। बताइए, प्लांट फिजियोलॉजी के पिताश्री या फादर कौन है, ठीक है। सरल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बताइए आंसर, ठीक है। हाँ फटाफट फटाफट, ओके, ठीक है। टाइमर भी लगाया करेंगे, डोंट वरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी पूछा गया है। भाई देखो प्लांट फिजियोलॉजी के पिताजी कौन है, स्टीफन हेल्स हैं। क्या है बेटा, स्टीफन हेल्स हैं, ठीक है। अब प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर जैसे रिस्पिरेशन है, फोटोसिंथेसिस है, एक तरीके से पूरी प्लांट के अंदर जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक, जितनी भी प्रोसेस होती हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, उन सभी को प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर ही तो पढ़ते हैं हम लोग, है ना। चाहे वो आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाए, चाहे वो आपका रिस्पिरेशन हो जाए, चाहे फोटोसिंथेसिस हो जाए, या फिर आपकी अन्य क्रियाएं हो जाए, उन सभी को अंदर हम लोग किसमें पढ़ते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। बॉटनी का ही एक पार्ट होता है। नेक्स्ट, ब्राइट ग्रीन कलर ड्यू टू, जो ब्राइट ग्रीन कलर होता है वो क्यों आता है या किसके कारण आता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल या कैरोटीन। बताइए, फटाफट से आंसर दीजिए, फटाफट से आंसर दीजिए।
जो ब्राइट ग्रीन कलर आता है वो क्यों आता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको अच्छे से देखिएगा और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें कि उनको बॉटनी की क्लास आपकी डेली 6 बजे होती है, 8 बजे हॉर्टिकल्चर की क्लास होती है, इन क्लासेस को आप महत्व दें ताकि आपकी क्लासेस सिस्टमेटिक चलती रहें। ओके, हाँ बताइए। ब्राइट ग्रीन कलर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल ए। तो क्लोरोफिल ए जो है ये ब्राइट ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, हाँ ब्राइट ग्रीन कलर के। नेक्स्ट, द डिवाइस टू मेजर ट्रांसपायरेशन इन द प्लांट। प्लांट के अंदर कौन सा डिवाइस ऐसा होता है जो ट्रांसपायरेशन मेजर करने में हेल्प करता है। ठीक है, मेजर करता है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, सीनोमीटर करता है, फोटोमीटर करता है, क्रिस्कोग्राफ करता है या हाइग्रोमीटर करता है। ठीक है, बताइए, फटाक से आंसर दो, फटाफट से आंसर दो। और जितने बच्चे देख रहे हैं एक बार उसको लाइक बटन पे प्रेस कर दें ताकि मेंटेन रहे, तो जो बच्चे देख रहे हैं उन दोनों में रेशियो मेंटेन रहे। और आंसर थोड़ा फास्ट देने की कोशिश किया करो कि जैसे क्वेश्चन आया आपने पढ़ा, रीड आउट किया और फटाक से उसका आंसर दिया। ठीक है, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका फोटोमीटर। ठीक है, तो देखो फोटोमीटर डिवाइस क्या करता है, ट्रांसफॉर्मेशन नापने में हेल्प करता है। अगर हम ग्रोथ की बात करेंगे तो कैस्कोग्राफ से हम लोग क्या नापते हैं, ग्रोथ नापते हैं। ठीक है, कैस्कोग्राफ काफी एग्जाम में पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट भी है। तो कैस्कोग्राफ है, उससे हम लोग क्या नापते हैं, ग्रोथ को नापते हैं। तो इंपॉर्टेंट है बच्चा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, कैस्कोग्राफ से ग्रोथ नापते हैं। अच्छा, इसके अलावा कभी कभी पूछता है कि बताइए कि जो एक मटर होती है, ठीक है, शायद ये क्वेश्चन आया था कि मटर की लंबाई किससे नापते हैं। ठीक है, टेंट्राइलोमीटर से, ये क्वेश्चन आया था टेंट्राइलोमीटर से। बताइए, फ्लोएम टिश्यू आर मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट। सिंपल क्वेश्चन है, प्लांट टिश्यू से क्वेश्चन है। बताइए, फ्लोएम टिश्यू जो होता है वो मेनली क्या करने में उत्तरदायी होता है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शंस हैं कि बताइए भैया जी, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में काम आता है, मिनरल में आता है, वाटर में आता है, या फूड में आता है। ठीक है, हाँ, और अब थोड़ा स्लो पढ़ाया करेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, कभी कभी हमें लगता है कि चीजें फास्ट हो गई है ना, हाँ, तो स्लो पढ़ाया करेंगे। ओके, चलिए, तो ऑक्सीजन, मिनरल, वाटर या फिर फूड, बताओ। तो फ्लोएम टिश्यू आर मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट, किसके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, तो फ्लोएम टिश्यू मेनली जो है आपके फूड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। ठीक है, फूड के। वाटर की अगर बात करेंगे तो जाइलम जो है वो आपके वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ये दोनों कैसे होते हैं, दोनों आपके ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू होते हैं। ठीक, नेक्स्ट, लाइकेन इज कंपोजिट कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑर्गेनिज्म। लाइकेन किसका, कौन से दो ऑर्गेनिज्म का कंपोजिशन या कंपोजिट होता है, एल्गी या फंगस का होता है, एल्गी या ब्रायोफाइटा का होता है, फंगस या फर्न का होता है, फंगस या फिर ब्रायोफाइटा का होता है। बताइए, लाइकेन। अब आपको पता होना चाहिए कि लाइकेन किसके बीच की कड़ी है, बताओ, फटाक से बोलो। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को महत्व देके फटाफट आंसर किया करो। इसीलिए हम एक क्लास आपकी बड़ी क्लास लेते हैं, एक क्लास आपकी थोड़ी छोटी क्लास लेते हैं। दोनों में अंतर यही होता है कि जो बड़ी क्लास होती है उसमें आपको कॉन्सेप्ट भी करवाए जाते हैं और इस क्लास में आपको जनरल बॉटनी के क्वेश्चन भी दिखाए जाते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा रेशियो मेंटेन रहे, आपको चीजें पता भी लगती रहे, है ना, और आप चीजों को ज्वाइन कर सकें। ठीक है, आपके लिए फायदेमंद हो। ओके, हाँ, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो लाइकेन जो है किससे बनता है, तो ये एल्गी और फंगस से बनता है। ठीक है, एल्गी और फंगस। नेक्स्ट, रिस्पिरेटरी सब्सटेंस आर द कंपाउंड्स। रिस्पिरेटरी सब्सटेंस होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं किसके, which get oxidized during respiration, which get hydrolyzed during respiration, which get reduced during respiration, which catalyze the process of respiration। अब इसको ध्यान से पढ़िए, एक बार इसको मैं आपको रीड भी कर दिया है, फिर भी इसको बार रीड आउट करने की कोशिश करिए। बताइए कि रिस्पिरेटरी सब्सटेंस जो है एक कंपाउंड है किसका। ठीक है, कैसे, बताइए फटाक से, फटाफट जल्दी आंसर दिया करो। ठीक है, ताकि आपको हर एक चीज मिलती रहे। ओके, ओके, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट हो जाएगा, रिस्पिरेटरी गेट ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग रिस्पिरेशन। नेक्स्ट, इन ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये चीजें मैंने आपको पढ़ाई नहीं है, मैं धीरे धीरे आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये चीज बैचेस में पढ़ाई जाएंगी, तो बैचेस में आपको ये सभी चीजें धीरे धीरे पढ़ाई जाएंगी, आपको समझ में आएगा कैसे कैसे चीजें बिल्डअप होती है, कैसे कैसे काम चलता है। तो ग्लाइकोलाइसिस जो है उसमें ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज किस में, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है ना। तो एक पूरी लंबी सी एक प्रोसेस है जिसमें लोग ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, 10 स्टेप्स की ये प्रोसेस होती है। तो उनमें लास्ट में आपका क्या बनता है, लास्ट में आपका बनता है जिसे हम लोग बोलते हैं पायरुविक एसिड। क्या बनता है, पायरुविक एसिड बनता है। तो पूरा ग्लूकोज जो है पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। आप भी जानते हो जब ग्लूकोज टूटता है तभी तो एनर्जी देगा भाई, ग्लूकोज जब टूटेगा तभी तो एनर्जी देगा, और जब एनर्जी जनरेट करेगा तभी आप उसे रिस्पिरेशन मान लेते हैं, क्योंकि रिस्पिरेशन का मतलब होता है एनर्जी को जनरेट करने की एक प्रोसेस। ठीक है, आगे देखो, बम्बू इज क्लासिफाइड एज,
बम्बू को किस में क्लासीफाई किया जाता है? हर्ब में किया जाता है, श्रब में करते हैं, ट्री में करते हैं या ग्रासेस में करते हैं? बताइए। बम्बू, आप कहोगे सर जी बम्बू तो बड़ा सा पेड़ होता है, बताओ भाई बम्बू किस में करेंगे? हर्ब में, श्रब में, ट्री में या ग्रासेस में? देखो एक बात का ख्याल रखना कि जो बम्बू होता है ये मेनली आपका एक ग्रेमिनी फैमिली का है। किसका? ग्रेमिनी फैमिली का है। और अगर ग्रेमिनी फैमिली का है तो ग्रेमिनी फैमिली में जितनी भी आपके प्लांट्स आते हैं उन सभी प्लांट्स को किस में काउंट करते हैं? उन सभी प्लांट्स को हम लोग ग्रासेस में काउंट करते हैं। किस में करते हैं बच्चा? ग्रासेस में काउंट करते हैं। तो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि सबसे लंबी ग्रास कौन सी है? पूछ सकता है कि सबसे लंबी ग्रास कौन सी है? तो जो सबसे लंबी ग्रास है वो भी आपकी बम्बू है। तो बम्बू सबसे लंबी ग्रास की कैटेगरी में भी माना जाता है और इसे आप लोग इजिली याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, हु डिफाइन फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस का पहला एक्शन स्पेक्ट्रम किसने डिफाइन किया था? आपके सामने ऑप्शंस हैं, एंगलमैन, क्रेब्स, कैल्विन या रोजर्स। बताइए सबसे पहले एक्शन स्पेक्ट्रम किसके द्वारा डिफाइन किया गया था? ऑप्शन है एंगलमैन, क्रैब, कैल्विन या फिर रोजर्स ने। बताइए। एक्शन स्पेक्ट्रम को मैंने एक बार समझाया भी था और आपको बैचेस में हम पढ़ाएंगे भी, डोंट वरी। ठीक है, एक्शन स्पेक्ट्रम को पढ़ाया जाएगा, डोंट वरी। बताइए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका T.W. एंगलमैन। इन्होंने बताया था कि सबसे पहले एक्शन स्पेक्ट्रम को, इससे इन्होंने ये बताया था कि देखो रेड लाइट जो है ये फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे अच्छी होती है। ठीक है, बैक्टीरिया वाला एक जलीय पौधा है, उससे एक्सपेरिमेंट किया था। गोल्डन राइस हैज द हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ, गोल्डन राइस के अंदर किसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है? जनरल बॉटनी का क्वेश्चन है, बताइए गोल्डन राइस के अंदर किसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है? देखो कोई भी चीज, कोई भी न्यूट्रिएंट है, कोई भी चीज है, जब उसमें हम कोई एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो उस प्रकार के उस पर्टिकुलर चीज को क्या बोलते हैं? बायो फोर्टिफाइड बोलते हैं। तो जो गोल्डन राइस है एक बायो फोर्टिफिकेशन का एग्जांपल है। तो फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है कोई भी एक्स्ट्रा चीज उसके अंदर ऐड कर देना। ठीक है, तो हमने क्या किया? गोल्डन राइस के अंदर क्या ऐड कर दिया? हम लोगों ने जो राइस था उसको गोल्डन राइस बनाने के लिए हमने विटामिन या कैरोटीन ऐड कर दिया। तो गोल्डन राइस के अंदर विटामिन ए की मात्रा अधिक पाई जाती है। किसकी? विटामिन ए की मात्रा अधिक पाई जाती है, याद रखिएगा। बाकी विटामिन ए का साइंटिफिक नेम भी बॉटनी के दृष्टिकोण से भी याद रखना कि रेटिनॉल होता है। विटामिन बी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? B1 का थायमीन होता है। ठीक है, विटामिन सी का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है? वो आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है बच्चों? आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी, इसको जरूर याद रखिएगा। अच्छा, और जो विटामिन डी होती है इसका साइंटिफिक नेम होता है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, क्या होता है बच्चों? कैल्सीफेरॉल होता है। अब देखो जनरल बॉटनी की बात करें तो आपके विटामिन से एक या दो क्वेश्चन और बनते हैं। कैसे? सिंपल पूछेगा कि भैया जी बात बताइए, हाँ नहीं भैया जी नहीं बोलेगा तुमसे, टेंशन ना लो। आपसे पूछेगा कि मैंगो जो होता है, मैंगो के अंदर कौन सी विटामिन ज्यादा पाई जाती है? तो आपकी जो विटामिन ए है वो ज्यादा पाई जाती है। और कितनी? 4800 इंटरनेशनल यूनिट। 4800 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए मैंगो के अंदर ज्यादा पाई जाती है। इसके अलावा आता है पपीता। ठीक है, पपीता, तो पपीता भी जो है उसके अंदर 2020। देखो आप भी याद रखना जितने टाइप ऑफ फ्रूट हैं वो सभी पढ़ के जाना, सभी पढ़ के जाना। मैंगो का ड्रुप होता है, पपीता का बेरी होता है, इसको पढ़ के जाना। ये बॉटनी में लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। क्रोमोसोम्स भी पूछ सकता है, फैमिली पूछ सकता है। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली पूछता है कि बताइए भैया स्वीट पोटैटो की फैमिली क्या होती है। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कान बुलबुलेसी होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आ जाते हैं। ओके, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। आगे देखो, सबकी फैमिली पढ़ के जानी है, मैं आपको रिवीजन करवा दूंगा, डोंट वरी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली ऑफ अ सेल इज इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस? कौन सी ऑर्गेनेली सेल की ऐसी होती है जो डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है? ठीक है, अब इसका आंसर बहुत सिंपल तरीके से आपके मुंह से निकलना चाहिए और मुंह से निकलने के बाद आपके हाथों के माध्यम से जब आप टाइप करते हो हमें यहाँ तक पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडीज है, माइट्रोकांडिया है या क्लोरोप्लास्ट है? बताइए कौन सी ऑर्गेनेली ऐसी होती है सेल की जो इन्वॉल्व होती है किसमें? फोटोसिंथेसिस में।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, प्लास्ट लिख गया, क्लोरोप्लास्ट है। तो भैया आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस कौन करता है, आपका क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक करता है। भाई ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट ये प्लास्ट होते हैं। ठीक है, प्लास्टिक के पार्ट होते हैं। तो सबसे ज्यादा जो क्लोरोफिल फॉर्मेशन करता है वो कौन करता है, क्लोरोप्लास्ट करता है। और ये भी याद रखिएगा कि फोटोसिंथेसिस मेनली कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है। अब अगर लाइट रिएक्शन हो रही है तो ये कहाँ होगी, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेनम में होगी। और अगर डार्क रिएक्शन हो रही है तो ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होगी। ठीक है, याद रखिएगा। और ग्रेनम में भी थैलेक्वाइड में होगी। इसके अलावा कभी कभी क्या पूछता है कि बताइए कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में। तो मैग्नीशियम जो है, क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम कंपाउंड अच्छा पाया जाता है। ये मैग्नीशियम कंपाउंड क्लोरोफिल के लिए काफी ज्यादा उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, कि जिसमें मेनली क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे बताइए, फ्यू नोमेटोफोर्स आर प्रेजेंट इन, जो आपके न्यूमेटोफोर हैं, पी तो साइलेंट रहता है। न्यूमेटोफोर्स मेनली किसके अंदर पाए जाते हैं, इंसेक्टिसाइड प्लांट के अंदर, हाइड्रोफिटिक प्लांट के अंदर, इपीफाइटिक प्लांट के अंदर या मैनग्रूव प्लांट के अंदर। बताइए, न्यूमेटोफोर जो है मुख्यतः किसके अंदर पाए जाते हैं, बोलो फटाक से। हाँ, अब ये क्वेश्चंस आपको, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको करवाए जाएंगे पैड बैचेस में, तो डोंट वरी रहो। ठीक है, हाँ, लेकिन बात ये है कुछ दिनों बाद अगर आप उसको एनरोल करते हैं तो आपको फिर वो डिस्काउंट उस हिसाब से नहीं मिलेगा। अभी क्या है, Y612A अप्लाई करोगे तो 80% का डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, इस बात का एहसास होना चाहिए। हाँ, मैंग्रोव प्लांट है, बिल्कुल सही बात है। हु इज द फादर ऑफ बॉटनी, ये सरल क्वेश्चन है। फादर ऑफ बॉटनी किसे बोलते हैं, स्टीफन हेल्स को बोलते हैं, प्रिस्टले साहब को बोलते हैं, थियोफ्रेस्टस को बोलते हैं या सैक को बोलते हैं। बताइए, हु इज द फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी किसे बोलते हैं, स्टीफन हेल्स, प्रिस्टले, थियोफ्रेस्टस या सैक। देखो स्टीफन हेल्स जो है ये फादर ऑफ फिजियोलॉजी है। ठीक है, फादर ऑफ फिजियोलॉजी कौन है, स्टीफन हेल्स हैं। अगर हम बात करें एरिस्टोटल की तो फादर ऑफ जूलॉजी है। ठीक है, फादर ऑफ जूलॉजी, जीव विज्ञान के जनक कौन है, वो आपके एरिस्टोटल साहब है। और जो थियोफ्रेस्टस हैं ये कौन है, ये फादर ऑफ बॉटनी है। ठीक है, कौन है बच्चा, फादर ऑफ बॉटनी है। तो बॉटनी के जो पिताजी हैं वो कौन है, वो है आपके थियोफ्रेस्टस साहब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, बढ़े आगे। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर दिया करो, लाइक वाइक कर दिया करो, ऐसे करके थम्स अप करके बता दिया करो कि सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर चल रहा है, ताकि मैं क्लास आपकी बाद में भी देखूँ। ठीक है, ताकि अगर मैं कहीं रिकॉर्डेड क्लास में अगर आपको दी है तो आपको मैं बाद में भी देख सकूँ। ओके, हाँ, ये थम्स अप करके बता दिया करो ताकि थोड़ा सा इंटरेक्शन होता रहे। बाकी जब आपकी लाइव क्लास में लेता हूँ, आज की चूँकि आज पार्टी थी तो है ना, तो इसीलिए ये क्लास आपकी क्लास कैंसिल हो जाती है। तो कैंसिल ना हो तो इसीलिए आप क्लास आपको दी गई है, तो आपको उस चीज़ का महत्व देना चाहिए। बताइए, हैवी अल्कोहल कंज्यूमिंग पीपल जनरली डाइज। अब वैसे तो ये अवेयरनेस के लिए मैंने डाला है, ये इसको अवेयर रहना चाहिए, हालांकि जूलॉजी का एक तरीके से क्वेश्चन है। बताइएगा, हैवी अल्कोहल कंज्यूमिंग पीपल जनरली डाइज। ठीक है, जो ज्यादा अल्कोहल पीते हैं, कम छोटी मोटी अल्कोहल पीने से ज्यादा कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ज्यादा जब अल्कोहल पीते हो, हाँ, अभी इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, डोंट वरी रहो, ये अवेयरनेस वाला है। ज्यादा अल्कोहल पीने से नुकसान क्या होता है, ठीक है, आदमी मर जाता है। क्यों मर जाता है, क्योंकि ब्लड कैंसर हो जाता है उसे, इसलिए। ठीक है, सर्रोसिस हो जाती है इसलिए, लीवर और स्टमक कैंसर हो जाता है इसलिए, वीकनेस ऑफ हार्ट मसल्स लीडिंग टू कार्डिक अरेस्ट इसलिए। ठीक है, तो एक बात बताओ, मेनली जो आपकी अल्कोहल जाती है, अल्कोहल जो है ये प्रेफर डालती है लीवर के ऊपर। ठीक, तो लीवर और स्टमक कैंसर होने के चांस रहते हैं जब कोई ज्यादा मात्रा में अल्कोहल का कंज्यूम करता है। ठीक है, अब किसी को कैंसर नहीं होता तो लीवर खराब ही हो जाता है, लीवर खराब तो समझेगी कि मामला खराब। ठीक है, बार बार जाते रहोगे इधर उधर, है ना। तो हमने क्या कहा कि लीवर जो है वो आपका खराब हो जाता है जब आप ज्यादा मात्रा में, हालांकि आप लोग तो अच्छे बच्चे हो, मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, जब कोई ज्यादा मात्रा में अल्कोहल का कंजप्शन करता है, ठीक है, तब उससे क्या होता है, लीवर खराब होने के चांस रहते हैं। तो इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक, बताइए, द सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ, किसकी अवेलेबिलिटी पर ग्रीन रेवोल्यूशन का सक्सेस हुआ था। ठीक है, अब देखो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन आपको पता है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कौन है, ये आपके डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं। लेकिन जो सक्सेसफुल हुआ था वो हुआ क्यों था भाई, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। भाई कोई भी रेवोल्यूशन सफल हुई थी तो क्यों हुई थी, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स के लिए, एडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए, केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड थे, या सभी चीजें थी, तभी ये ग्रीन रेवोल्यूशन सफल हो पाई। बहुत सोच समझ के आंसर दीजिएगा, बहुत सोच समझ के आंसर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए इसका आंसर देना भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बताइए बताइए, हाँ,
देखो एकदम क्रिस्टल क्लियर होकर आंसर दिया करो। अब अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया आराम से पढ़ा करो वह क्यों है। देखो हाई यील्डिंग वैरायटी तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं होती भाई पंजाब में क्यों अपनाएगी? ग्रीन रेवोल्यूशन पंजाब में सबसे पहले क्यों लाएगी? क्यों? क्योंकि पंजाब मतलब पांच नदियों का समूह को पंजाब बोल देते हैं, वहाँ नदियां वगैरह थी, इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी थी, ये भी है। इसके अलावा केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का भी बहुत प्रयोग किया गया। अगर केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं किया गया होता तो ग्रीन रेवोल्यूशन बेटा इतनी जल्दी सफल नहीं हो पाती। इसीलिए सभी का योगदान है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो कौन कौन चीज की अवेलेबिलिटी से ग्रीन रेवोल्यूशन सही माना गया? तो ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पेनिसिलिन इज वाइडली यूज्ड। पेनिसिलिन जो है वाइडली किस पर्पस के लिए यूज होता है? एंटीसेप्टिक के लिए, डिसइंफेक्शन के लिए, एंटीबायोटिक के लिए एंड इंसेक्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड के लिए। बताइए बताइए। पेनिसिलिन ये वही पेनिसिलिन है ना, सब जो एंटीबायोटिक्स वाला। ठीक है, बताइए। तो एंटीबायोटिक्स वाला तो फिर एंटीबायोटिक ही होगा, सिंपल सी बात है। हाँ, तो पेनिसिलिन जो है वाइडली यूज होता है किसके लिए? एंटीबायोटिक के लिए। ठीक है, एन एंटीबायोटिक के लिए पेनिसिलिन वाइडली यूज होता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आता क्वेश्चन। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो बच्चा, ये जो मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ, ये तैयारी आपको जो मैं आपको YouTube पे क्लास कराता हूँ ये प्रैक्टिस होते हैं, पर इन प्रैक्टिस के बेसिक कहाँ क्लियर होंगे? जैसे आज मैंने पढ़ाया था, हालांकि आज उस पर मेरी ये ऐप पे पहली बहुत दिनों बाद क्लास हुई थी। ठीक, ज़्यादातर मैं बोर्ड से क्लास रहता हूँ, तो कभी कभी क्या हो जाता है कि वो थोड़ा सा टेक्निकल एरर था, वो सॉल्व हो गया। फिर मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ाया आज आपको? सेल और सेल वॉल पढ़ाई थी। सेल क्या होती है, सेल वॉल क्या होती है? प्लांट और एनिमल सेल। ठीक है, जो हमने आपको यहाँ स्टार्ट किया थोड़ा बहुत, वहाँ डिटेल में पढ़ाया था 1 घंटे। तो वहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो देखो रटाने के मैं आपको डेली क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आप जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर होने समझ में भी अच्छा आता होगा, अभी सिंपल क्वेश्चन धीरे धीरे टफ क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, और कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं बैचेस में। क्यों? क्योंकि वहां पर आपका हमारा इंस्ट्रक्शन होता है। जब इंस्ट्रक्शन होता है तो वो चीजें बहुत प्रॉपर वे में बनी रहती हैं। ठीक है, प्रॉपर वे में बनी रहती है। अब मान लीजिए अगर 250 बच्चा आया है, ठीक है, यूट्यूब पे 250 बच्चा लगातार लाइव नहीं देखता, लेकिन पेड बैच में अगर 250 बच्चा आया है तो वो बच्चा मेंटेन रहता है। क्यों? क्योंकि वो सीखने के लिए बैठा हुआ है। ठीक, इसीलिए बच्चा आप वो जो सीखने की क्षमता है, जब एक के अंदर सीखने की क्षमता होती है तो आपके अंदर होती है, तो वो सभी चीजें आपको कहाँ मिलती है? आपके बैचेस में मिलती है। इसीलिए बैचेस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, और इन बैचेस को लेने के लिए आपको एक बहुत सिंपल प्रोसेस को अपनाना पड़ता है। लेकिन बात यह है कि जो माइंडसेट है वो हर एक चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। माइंडसेट क्या है? आप 4 लोगों से पूछते हो, कोई जो आपको दूसरी सलाह देता है, कोई दूसरी सलाह देता है, उन सलाहों को भी मानो, लेकिन उन सलाहों पर ये भी फोकस करो कि आपकी डेली यूट्यूब पे क्लासेस चल रही हैं, यूट्यूब पे जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो यूट्यूब पे क्या ऐसी चीज जो आपको नहीं मिल पा रही है, तो यूट्यूब पे हमें आपके फेसेस भी नहीं देखने को मिलते हैं, आपके कमेंट्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। साथ साथ ये भी है कि जो बच्चे रिकॉर्डिंग वाली अभी इस लेक्चर को रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे, उनसे किसी प्रकार का कोई इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, लेकिन जो बच्चे बैचेस में होते हैं उनसे प्रॉपर इंटरेक्शन चलता रहता है, नोट्स वगैरह भी अवेलेबल करवाए जाते हैं। और साथ साथ इस चीज का भी होता है ख्याल कि जब बच्चा सिलेक्ट, अब आप लोग आ जाओ गे सिलेक्ट होके, तो आपके साथ पार्टी करने में भी हमको और अच्छा लगेगा। क्योंकि आपसे पूरे 2-3 महीने हमारा अच्छा इंटरेक्शन रहा है, तो वो चीजें बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। तो ऐसा माइंडसेट जो है वो आपका बैचेस में मिलता है, इसीलिए बैच आपके लिए जरूरी होते हैं, है ना। बाकी यूट्यूब पे तो क्लास हम करवा ही रहे हैं, आपको क्लासेस मिलती भी हैं। और साथ साथ सबसे बड़ी चीज है अफोर्डेबल प्राइस। तो वो अफोर्डेबल प्राइस भी आपको मिलते हैं आपके बैचेस में। जब आप बैच लेते हो तो प्राइस आपके लिए काफी अफोर्डेबल है। जैसे देखो अगर हम बात करें तो जैसे ये जो है FCI कैटेगरी 2nd और 3rd है। 2nd और 3rd है, मतलब जो बच्चे मैनेजर का फॉर्म डाले हैं और AG3 का, दोनों के लिए बैच, अगर आपको कंबाइंड एक ही बैच चाहिए तो उसके लिए आपका ये वाला बैच है। ठीक है, अभी आपको दिखा भी देंगे। यहाँ पर आपको अब आपके लिए ऑफर कोड भी हमेशा अवेलेबल रहता है, जो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट कराता है, वो है Y612A। कौन सा है? ये आपका है Y612A। अब जब ए हमने क्यों कहा ए, आप अगर अभी अप्लाई कराएंगे, जैसे आज अगर एक कोर्स लेते हैं, ए अप्लाई करके लीजिएगा, जिससे कि आपको काफी ज्यादा 80% का डिस्काउंट मिलता है और साथ ही साथ आपको फैसिलिटीज भी मिलती है। लेकिन जो दूसरा बैच है वो है आपका FCI AG3 का। ठीक है, ओनली FCI AG3। FCI AG3 मतलब कि जो टेक्निकल का AG3 है उसकी बात कर रहे हैं अभी हम। यहाँ पे भी आपको क्या अप्लाई करना है? Y612A अप्लाई करना है। जैसे ही Y612A अप्लाई करेंगे, जब तक ऑफर है तब तक ये, उसके बाद आपका Y612 अप्लाई होगा। जैसे Y612A अप्लाई करेंगे आपको एक और 3599 का मिल जाएगा। और अगर आप ऐप से लीजिएगा, मेरी मानिए तो ऐप से लीजिएगा, जब ऐप से आप खरीदते हैं तो आपको ये और भी सस्ता मिलेगा और इसमें आपको पूरी फैसिलिटीज मिलती है। अब देखो
जो बच्चे जिन्हें दिक्कत होती है फ़ोन करते परेशान होते हो, ठीक है, कभी कभी कोई बच्चा कहता है कि सर ये हो गया वो हो गया, टेंशन नहीं लेना। सिंपली आप यहाँ पर गए, जाने के बाद आपने क्या किया, अड्डा 24/7 सर्च किया, ठीक है। मैं कोई भी आईडी ओपन कर लेता हूँ, ये देखो, ये हमने यहाँ पर एक एफसीआई का बैच ओपन करके रखा हुआ है, और ये कौन सा है, ये टेक्निकल फेज का, ये बुक्स के बारे में है, ठीक है। यहाँ पर ऑल कोर्सेज में जाते हो, एफसीआई सिलेक्ट करते हो, यहाँ पर एफसीआई एजी 3 है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, आप ये सामने आपके सामने बैच अवेलेबल है, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पर गए, जाने के बाद जनरल, डिपो, ठीक है, अकाउंट्स, टेक्निकल, सब ये चारों बैच आपके अवेलेबल हैं। अगर कोई आपका साथी जनरल का बैच लेता है, अकाउंट्स का लेता है, डिपो लेता है, तो उसके लिए भी Y612A अवेलेबल है, जो काफी इंपॉर्टेंट है और आपको काफी ज्यादा फायदा देता है। लेकिन अगर आप AG3 की टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली यहाँ पर जाइए, जाने के बाद यहाँ पर वाई नाउ पे करिए, और वाई नाउ करने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, गॉट ए कूपन कोड, इंटर इट हियर, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, Y612A अप्लाई करना है। जैसे अप्लाई करते हो ये प्राइस आपका 3599 हो जाता है, ठीक, जो कि मैं आपको दिखा रहा था। इस सिंपल प्रोसेस से यहाँ पर कंटिन्यू करके वाई नाउ करके आप परचेज कर सकते हैं। डेली इसकी क्लासेस हो रही हैं और टाइमली इसकी क्लासेस आपकी करवाई जाती हैं। आपको हर एक चीज पूरी टाइम पे मिलेगी, पर आप ये है कि और डेडिकेशन के साथ आपके अंदर पढ़ने की चाह होनी चाहिए। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर जो बच्चा यूट्यूब और दोनों क्लास कर रहा है उसके लिए तो बहुत अच्छी चीजें हैं, क्योंकि 7-8 घंटे की आपकी वहां क्लास चल रही है, फिर 3-4 घंटे की आप यूट्यूब पे क्लास चल रही है। इतनी पढ़ाई सर हम तो करवा ही रहे हैं, क्योंकि वहां भी हम पढ़ा रहे हैं, यहाँ भी हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपके अंदर पढ़ने की चाह है कि नहीं है, तो इस चाह को डेवलप करिए। और ये भी सोचिए कि एफसीआई की वैकेंसी इस बार इतनी आई, हो सकता है अगली बार आए ना आए, तो आपको इसी बार अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना है। अगर आप सेकंड या थर्ड ईयर में है तब आप एग्रीकल्चर महापैक ले सकते हैं, उस पर डबल वैलिटी है, ताकि आपको जो है आने वाले सभी बैचेस मिलते हैं, ठीक है। तो ये इन बैचेस को आप दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो हम आपके साथ हैं, लेकिन इस चीज का भी ख्याल रखिएगा कि आप अपने साथ कितना है। जब अपने साथ हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ओके, ये आपके दोनों बैचेस रहे जो मैंने बता दी एफसीआई के बारे में, और साथ साथ एग्रीकल्चर महापैक भी अवेलेबल है, जिसमें आप Y612A अप्लाई करके 612A अप्लाई करके डबल बेल्टी प्लस 80% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो, आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एफसीआई के बैचेस के लिए मैंने आपको बता दिया, तो अच्छे से रहिएगा, अच्छे से ख्याल रखिएगा, और इन बैचेस को लेके आप मेरे साथ जुड़िएगा, जिससे कि आपकी तैयारी को जल्दी से पुष्टअप करवाएंगे। राधे राधे, थैंक्स टू ऑल, जय हिंद, जय भारत।